परिचय अपना परिचय दें। मेरा नाम कैलाश सत्यार्थी है। और सर ये आपने जो यहाँ पे आए हुए हैं इसका मुख्य पर्पस क्या है? मुझे बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से बुलाया गया है, इसलिए आया हूँ। लेकिन इसके साथ साथ दो और कारण थे। पहला तो ये कि जिस उद्देश्य को, जिस सपने को और जिस प्रयोजन को लेकर ये वाराणसी का लिट फेस्टिवल हुआ, बनारस फेस्टिवल का आयोजन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब देश में लोग बहुत ही उथले, बहुत ही बनावटी टाइप के विमर्श में लग गए हैं, इस तरह के संवाद में, जो कि व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में सब उखड़ा सा और उथला सा संवाद होता है, तो साहित्य के प्रति रुचि लोगों में जगे। कला और संस्कृति के साथ साथ साहित्य के प्रति लोग आकर्षित हों और उसमें जुड़ें, तो शायद अपने आप को भी बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे और समाज को भी, और समाज के लिए बेहतर किरदार अदा कर पाएंगे। तो ये काम बहुत शिद्दत के साथ किया जाना है और मैं उसमें बढ़ावा देना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। दूसरा कारण ये है कि भाई देखिए कि ये बाबा विश्वनाथ का नगर है, गंगा यहाँ बहती हैं, इतने सुंदर घाट हैं, तो अगर मौका मिलता है तो ऐसी जगह पर आने में शांति होती है। वर्तमान काल में जो है तमाम जो बच्चे हैं किताबों से दूर होते जा रहे हैं, लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हैं, साहित्य का दर्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एक तो ये कि माता पिता खुद भी ज़्यादातर मामलों में ऐसे ही हैं। वो खुद भी घर में किताबें नहीं पढ़ते हैं, नहीं लाते हैं, नहीं उसमें समय लगाते हैं, तो बच्चे बचपन से ही ये देखते हैं, सीखते हैं घर में। तो माता पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो खुद अपनी पढ़ने की आदत डालें और बच्चों को जन्मदिन पर, बच्चों को अच्छे मौक़ों पर, त्योहारों पर अच्छी किताबें दें, बच्चों के मनोरंजन की किताबें दें। गंभीर और वैसी किताबें देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा हो, समाज के प्रति दायित्व हो, इस तरह की भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं पैदा हों। ये चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। शिक्षकों का भी और बड़ा दायित्व है, क्योंकि अगर वो बच्चे किसी से जल्दी आसानी से सीखते हैं और प्रभावित होते हैं तो उसके टीचर्स हैं। तो टीचर्स खुद बताएं कि उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी है, आजकल वो कौन सी किताब पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो काम उनका भी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि अब जरा सा भी किसी के पास पैसा आया तो बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। मोबाइल फ़ोन में फिल्में देखो, अच्छी फिल्में हो सकती हैं, वो जो ये कार्टून फिल्में होती हैं, उससे भी कुछ बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा मिलती है, लेकिन पढ़ना रुक जाता है। पढ़ने में ज़्यादा गहराई आती है, ज़्यादा स्थायित्व आता है, क्योंकि आपके सामने अगर किताब या कोई भी चीज़ रखी होती है तो आप उसे दोबारा तिबारा पढ़ सकते हो और सोच सकते हो, समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ सकते हो। तो ये हमें प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। सर, शांति का नोबेल पुरस्कार आपको प्राप्त है। विश्व में अशांति फैली हुई है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, तमाम अशांतियाँ फैली हुई हैं। इसको शांत कराने के लिए सर हम लोगों को क्या योगदान करना, भारत किस प्रकार से योगदान करे, सनातनी किस प्रकार से योगदान करे, इस पर जो है कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत बहुत गहरे विचारों की, आदर्शों की और जीवन मूल्यों की धरती रही है। दुर्भाग्य से ये धीरे धीरे करके छितर-बितर हो गए, शब्द रह गए हैं, वो हम उनको जीते नहीं हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले ये अवधारणा आई कि पूरा संसार, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये कोई नारा तो नहीं है, ये तो जीवन जीने का तरीका है, ये व्यवहार का तरीका है। तो हम खुद अपने जीवन में उतारें। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, इस देश का है, उस देश का है, इस प्रांत का है, उस प्रांत का है, इस भाषा का, उस भाषा का, इस भेदभाव से हम मुक्ति खुद पाएँ पहले अपने आदर्शों में, जीवन में। तो वो एक ज़रूरी है शांति की स्थापना के लिए कि हमारा बहुत बड़ा योगदान उससे हो सकता है।
हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि धरती हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। तो हम धरती माँ को वैसे ही कहते हैं कि धरती माता है, धरती माता है, लेकिन भूमि माता पुत्रो हम, हमारे यहाँ वेद का आदेश है। तो हम धरती, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा लेंगे, लगाना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास और इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ ये नहीं है कि हमारी धरती का विनाश हो जाए। हम उसको चीर चीर के, खोद खोद के पूरा का पूरा खनिज निकाल लें, कोयला निकाल लें, पानी निकाल लें, पानी को प्रदूषित कर दें, पहाड़ों को काट डालें विकास के नाम पर सड़कें बनाने के लिए, या पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दें कि सांस लेना दूभर हो जाए। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है कि सर्दियाँ हम लोग कैसे गुजारते हैं, कितनी मुश्किल से गुजारते हैं, खांसते खांसते परेशान होते हुए। तो राजधानी है वो तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, तो हम कैसे इन चीज़ों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें, इससे हम बड़ा काम कर सकते हैं। भारत में अगर हमने शांति स्थापित कर ली, समझ लीजिए कि सांप्रदायिकता से मुक्ति मिली, ये जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव हैं, हिंसा है, बिलगाव है, ये सब बदले की भावनाएं हैं, इन सब से अगर हम मुक्त पालें तो समझो कि दुनिया के 6वें हिस्से को हमने शांत बना दिया। तो हम कर सकते हैं ऐसा। लेकिन और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर आपके जवाब में, कि हमने स्वयं, मैंने और मेरे कई नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता साथियों ने और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो हमारे साथ, और हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सबके साथ मिलकर करुणा के वैश्वीकरण का एक नया आंदोलन शुरू किया है। व्यापार का, बाजार का, विनिमय का, उपभोक्तावाद का इतना भूमंडलीकरण हो गया है कि उससे विनाश ही विनाश हो रहा है। बहुत ज़रूरी है कि, मेरी बात पूरी ख़त्म करें, बोलिए बोलिए, उनका जवाब दे दूँ मैं जो आपके पीछे खड़े हैं। तो ये मेरा आखिरी उत्तर है, इसके बाद फिर मैं कोई सवाल भी नहीं दूँगा, उत्तर नहीं दूँगा। तो ये ज़रूरी है कि हम करुणा का भूमंडलीकरण करें, जहाँ हम एक दूसरे के तकलीफ़ों को, दुख दर्द को, समस्याओं को अपना समझें और उसको समझ के उसी तरह उनका हल निकालने की कोशिश करें जिस तरह के हम अपनी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि समस्याएं क्या हैं, सबको पता है कि अशांति क्यों है, सबको पता है कि अहंकार की वजह से युद्ध चल रहे हैं, सबको पता है कि लालच के, छीना झपटी की वजह से किसी को किसी की ज़मीन के नीचे का तेल चाहिए, किसी को किसी की ज़मीन के नीचे की खनिज पदार्थ चाहिए, किसी को नीचा दिखाना है धर्म के नाम पर, किसी को इतिहास को बदलना है, ज़मीनों के टुकड़ों को बदलना है। ऐसे कभी शांति नहीं होगी। हम हमारी ही भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन से समझें कि अपने पराये का भेद भूलकर करुणा का वैश्वीकरण करें।